गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। माय नेम इज पार्थ सौदागर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ब्यूटीफुल लेक्चर ऑफ 11th साइंस केमिस्ट्री। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ब्यूटीफुल लेक्चर ऑन केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यहां से आपकी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है 11th साइंस में केमिस्ट्री की। बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे जो हम बहुत ही डिटेल में उसको करेंगे, तो आपको भी मजा आने वाला है। और मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको ऑफलाइन की ही फील आए। लेकिन आपको करना क्या है, जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं, जो भी यहां बोर्ड वर्क मैं करूं, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में उसको लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का एक ब्यूटीफुल लेक्चर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम अगर देखने जाए तो जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है, जो मेन कंसेप्ट्स है वो चार है। इस चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट्स है वो चार है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसे कंसेप्ट हमें पूरा देखना है। और वो चार टॉपिक कौन से हैं? देखो, फर्स्ट टॉपिक आएगा मैटर। सबसे पहले तो हम मैटर क्या है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ऐसे कौन से लॉस है जिन पर ये रिएक्शन आधारित होती है, ऐसे कौन से लॉज है जो हमें बताते हैं कि इस प्रकार से रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। इन सब के बारे में जो डिस्कस हम करेंगे वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट। और जो फोर्थ टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये चार पॉइंट मेन है जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि हम सब टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो चार टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में देने वाला हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैटर। चलो इसको भी मैं निकाल दें। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैटर। चलो देखो, मैटर क्या होता है। कोई भी हमें पूछे कि भाई मैटर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? देखो, याद रखना कि जो मैटर होता है ना, उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी, एक तो उसके पास मास होता है और जो दूसरा उसके पास होता है वो होता है स्पेस। देखो, कोई भी हमें पूछे कि मैटर क्या होता है, तो हमें क्या कहना है? मैटर यानी कि वो जो मास, जिसके पास मास भी है और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। समझ में आता है? मैटर यानी कि क्या? मैटर यानी कि वो जिसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। जिसके पास मास होता है
और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। मान लो कि मेरे पास ये पेन है, तो बोलो ये पेन के पास मास है, बोलो ये पेन स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, यानी कि ये मैटर है। आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड इसके पास भी मास है, वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो बोर्ड है वो भी एक प्रकार से मैटर है। उसी प्रकार से मैं जो आपको दिख रहा हूं, आप जो खुद अपने आप को फील कर रहे हो, आप और मैं दोनों भी मास है और हम सभी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। इसका मतलब कि हम भी क्या है, मैटर है। यानी कि मैटर कौन, मैटर वो जिसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसे हम बोलते हैं मैटर। बोलो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे जो मैटर होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो इसको मैं रफ कर डालता हूं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन। चलो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, देखो चलो मैटर का जो क्लासिफिकेशन हमें करना है वो दो पार्ट में करना है। मैटर का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो होगा फिजिकल और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा केमिकल बेस पे। एक क्लासिफिकेशन फिजिकल बेस पे होता है और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो कौन से बेस पे होगा, केमिकल बेस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमें तीन पार्ट बनाने हैं, मतलब कि जो फिजिकल क्लासिकल मैटर का जब हम करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को तीन पार्ट में तोड़ दिया है। जो पहला पार्ट आप भी जानते होंगे, सॉलिड, दूसरा पार्ट लिक्विड और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है गैस। तो फिजिकल बेस पे हमने मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम केमिकल बेस पे बात करते हैं तो केमिकल बेस पे जो मैटर होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट। केमिकल बेस पे हमने जो भी मैटर है उस मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट होता है उसे हमने नाम दिया मिक्सचर और जो दूसरा पार्ट है उसे हमने नाम दिया प्योर सब्सटेंस। तो केमिकल बेस्ड पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड पे मैटर को हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। ये जो मिक्सचर होता है उसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मिक्सचर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट मिक्सचर में होता है उसे हम बोलेंगे होमोजेनस और जो दूसरा पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे हेटेरोजेनस। तो मिक्सचर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें भी हमने दो पार्ट, उसका जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स और जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलेंगे कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया है। मैटर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल बेस पे अगर हम देखने चाहे तो तीन पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम देखने जाए तो दो पार्ट, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में भी हमने उसके दो पार्ट किए हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। प्योर सब्सटेंस में भी हमने दो पार्ट किए हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो एलिमेंट्स और ये जो कंपाउंड्स हैं ये दोनों भी होमोजेनस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजेनस। कैसे होते हैं उसके बारे में जब हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में जब इस सभी टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये सब होमोजेनस होते हैं। ओके, तो फिर से एक बार, ये है मैटर का ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक बार फटाफट आप सभी इसको नोट कर ले, उसके बाद मैं एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ।
एक बार फटाफट इसको आप नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। चलो हम जानते हैं कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है उसमें हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। चलो ये तो हम सबको मालूम है। देखो इनको हम शुरू करते हैं, उसके पहले आपको एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, और वो टर्म क्या होती है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन होता है? कंस्टिट्यूएंट्स। तो उसके बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लो कि मेरे सामने एक दीवार है, वॉल, और अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरे सामने दीवार है वो दीवार किससे बनी है, मैंने आपको क्या पूछा कि जो वॉल है वो किससे बनी है, किससे बनी है? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो दीवार है वो बनी हुई है ब्रिक्स की, ईंटों की बनी हुई है। दीवार में क्या होता है? अगर आप दीवार को तोड़ डालो तो उसमें से क्या मिलेगी आपको? ईंटें ही मिलेगी ना, ब्रिक्स ही मिलेगी ना। तो आप बोलोगे कि सर ये जो वॉल है वो बनी हुई है ब्रिक्स की। बहुत सारी ब्रिक्स इकट्ठी होकर के वॉल बनाती है। ब्रिक्स यानी कि ईंटें, बहुत सारी ईंटें जुड़ करके वॉल को बनाती है। तो देखो बच्चों एक बात समझो, ये जो पूरी वॉल है वो किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है। यानी कि ये जो ब्रिक होती है ना, वो ब्रिक वॉल का कंस्टिट्यूएंट माना जाता है। हमारी ये जो वॉल किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। यानी कि ये जो ब्रिक्स है वो क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। किसके? वॉल के। मतलब कि आपकी मैटर जिससे बनी हुई होती है, आपकी मैटर जिससे बनी हुई होती है उसको हम बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये जो वर्ड है ना वो बहुत बार आएगा, इसलिए क्लियर कर डालना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या? कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि मैटर किससे बनी हुई है। मैटर जिससे बनी हुई होती है वो होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर हुआ? चलो मान लो कि ये सॉलिड मैटर है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तीनों डिफरेंट है, लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी ना किसी से तो बने हुए होंगे ना। उसमें कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल तो होगा ना जिनके जुड़ने से ये बने होंगे। तो सॉलिड जिनके जुड़ने से सॉलिड बना है उन सभी पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट। उसी प्रकार के लिक्विड जिनसे बना हुआ है उसे हम बोलेंगे लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट्स, और गैस जिससे बना हुआ है उसे हम बोलेंगे गैस के कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या? मैं जिनसे बना हुआ हूं वो मेरे कंस्टिट्यूएंट, आप जिससे बने हुए हो वो आपके कंस्टिट्यूएंट्स। तो नोट कर लो ये टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब कि हम किससे बने हुए हैं, मैटर किससे बनी हुई है। जिससे मैटर बनी हुई होती है उसे हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट। ओके, देखो फटाफट इसको नोट कर लो। चलो इसको मैं रफ कर डालता हूं। ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें हम जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इन सब में क्या डिफरेंस है। इन तीनों को हमने क्यों अलग किया तो जानते हैं चलो कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड की। तो देखो ऐसा कहा जाता है कि जो सॉलिड होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड में
जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसकी जो अरेंजमेंट होती है, उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? रेगुलर होती है, रेगुलर होती है। सॉलिड में उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सॉलिड जिससे भी बना हुआ है, वो सभी पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट में सेट होते हैं। दूसरा, वो सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरएक्शन फोर्स लगेगा, इंटरएक्शन फोर्स, वो बहुत ही ज्यादा होगा। सॉलिड में क्या होता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। क्यों क्लोज आ जाते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में जो इंटरएक्शन फोर्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, जो एक दूसरे को एक दूसरे के पास जकड़ के रखता है, बहुत ही जकड़ के रखता है, खींच खींच के रखता है। यानी कि सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज आके चिपक चिपक के बैठते हैं, चिपक चिपक के बैठते हैं। तो अरेंजमेंट उसकी रेगुलर होती है, वो सभी एक दूसरे के वेरी क्लोज होते हैं, क्योंकि इंटरएक्शन फोर्स एक दूसरे के बीच में कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा लगता है। और कहा जाता है कि इन तीनों प्रॉपर्टी के कारण, सॉलिड की इन तीनों प्रॉपर्टी के कारण जो सॉलिड होता है उसके पास वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड होता है। आप पहले से 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होता है, मालूम है ना? जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, वो जैसा होता है वैसा ही होता है, उसमें चेंज नहीं आ सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आपने उसको मार मार के ऐसा वैसा उसका जो शेप है वो बिगाड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे सामने ये पेन है, पेन सॉलिड है, अगर मैंने पेन यहां पे रखी तो पूरे एक दिन यहां पे पड़ी रहेगी, उसका शेप भी ये होगा और उसका वॉल्यूम भी यही होगा। एक साल तक अगर ये पेन ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है तो भी उसका वॉल्यूम और शेप यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये है सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट होती है उसकी अरेंजमेंट रेगुलर होती है, वो वेरी क्लोज होते हैं, इंटरएक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे वॉल्यूम और शेप इनका फिक्स्ड होता है। चलो अब हम बात करते हैं लिक्विड की। देखो लिक्विड में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती। जितनी रेगुलरिटी सॉलिड में होती है उतनी रेगुलरिटी लिक्विड में नहीं होती। तो सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी अरेंजमेंट थोड़ी इररेगुलर होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी? इररेगुलर, थोड़ी इररेगुलर होगी। ओके, दूसरी बात, यहां पे मैंने क्या बोला था कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी क्लोज होंगे। यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि वेरी क्लोज तो नहीं होंगे लेकिन क्लोज होंगे। यहां पे हम लिखेंगे क्लोज। क्लोज का मायना क्या है समझो। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही पास है, बहुत ही पास है। क्यों बहुत ही पास है इसमें? क्योंकि इंटरएक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड में इंटरएक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है, सॉलिड से कम होता है। सॉलिड से क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और इंटरएक्शन फोर्स कम हो गया तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्लोज थे वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे ना। और अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से दूर गए, थोड़े दूर गए, तो जिससे क्या होगा? जो लिक्विड है उसके पास एक नई प्रॉपर्टी आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? बहने की प्रॉपर्टी। आपको मालूम है कि सॉलिड कभी बह नहीं सकता, वो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड तो फ्लो करता है ना। क्यों करता है? किसके कारण करता है?
लिक्विड फ्लो क्यों करता है? तो समझो, लिक्विड फ्लो इसलिए करता है कि उसमें जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट की वो इररेगुलर है, वो एक दूसरे के क्लोज तो है लेकिन बहुत क्लोज नहीं है, क्योंकि जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कम हो चुकी है, इसलिए वो जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से थोड़े दूर जा चुके हैं। और थोड़े दूर गए ना, इसीलिए उसके पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई, बहने की प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लिखेंगे उसके पास एक नई प्रॉपर्टी होती है, बहने की प्रॉपर्टी। वो फ्लो करता है, बहने की प्रॉपर्टी। वो बह सकता है, वो बह सकता है। ओके। और दूसरी बात, ये तो आप सभी जानते होंगे, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं होता। लिक्विड के पास डिफाइनाइट वॉल्यूम तो होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है भाई, लेकिन उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। मान लो कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी मैंने जग में लिया। वही 1 लीटर पानी अगर मैं खाली टैंक में डाल दूं, कहां पे डाल दूं? खाली टैंक में डाल दूं, तो खाली टैंक में जाने के बाद भी वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लीटर पानी को खाली टैंक में डाल दिया तो खाली टैंक जितनी बड़ी होगी उतना पानी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लीटर पानी जग में हो या उसी पानी को हम टैंक में डाल दो तो टैंक में जाकर भी वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा? देखो, 1 लीटर पानी जब जग में था तो उसका शेप जग जैसा था, और जब वो पानी टैंक में गया तो उसका जो भी शेप है वो कैसा हो गया? टैंक जैसा हो गया। क्लियर हुआ ना? मतलब कि जो लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड के पास वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होता है, फिक्स वॉल्यूम तो होता है, लेकिन जो शेप होता है वो शेप फिक्स्ड होता नहीं है। तो ये हुई प्रॉपर्टीज लिक्विड की। और अब हम बात करेंगे गैस की प्रॉपर्टी। चलो, गैस में तो आप भी जानते होंगे कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो वेरी वेरी लो होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट लिख डालता हूं कि देखो, गैस में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है ना वो वेरी 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 लो, वेरी वेरी लो होता है, वेरी 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 लो होता है। जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर। तो हम लिखते हैं वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाते हैं, और उसकी जो अरेंजमेंट है वो तो प्रॉपर, टोटली इरेगुलर। उसमें रेगुलरिटी आती ही कहां से है? क्योंकि सभी पार्टिकल को इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है। आप सबको मालूम है गैस में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिखेंगे कि उसकी भी जो अरेंजमेंट होती है वो वेरी इरेगुलर। ओके, अरेंजमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं यार। उसमें तो क्या होता है कि आप जिस भी वेसल में उसको डालोगे, उस वेसल जितना उसका तो वॉल्यूम हो जाएगा। मान लो कि किसी गैस को हमने 10 ml की किसी बोतल में भरा हुआ है। मान लो कि हमारे पास एक नन्ही सी बोतल है, उस बोतल में उस बोतल की साइज 10 ml है, और 10 ml बोतल में हमने एक गैस को भरा हुआ है। और अगर उस बोतल के गैस को 100 ml की बोतल में डाल दिया जाए, तो पहले गैस 10 ml की बोतल में था, तब उसका वॉल्यूम कितना था? 10 ml। लेकिन अब हमने किस में डाला? 100 ml की बोतल में डाला, तो उसका वॉल्यूम भी 100 ml हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है
कि गैस को आप जिस कंटेनर में डालते हो ना, उस कंटेनर का वॉल्यूम वो अटेन कर लेता है। समझ में आया? गैस के बारे में क्या कहा जाता है, आप जिसमें भी डालोगे ना उसके जैसा वॉल्यूम उसका हो जाएगा। 10 ml में था तो उसका वॉल्यूम 10 ml था, 100 में डाला तो उसका वॉल्यूम 100 ml हो गया। उसी 100 ml को अगर हम 1000 ml में डालोगे ना तो उसका वॉल्यूम 1000 जैसा हो जाएगा। मतलब कि हम यहां पे क्या बोलते थे कि जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के पास डिफाइनाइट वॉल्यूम है लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं होता। लेकिन गैस में क्या बोलेंगे कि गैस के पास डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं है और उसके पास डिफाइनाइट शेप भी नहीं है। दोनों नहीं है भाई, गैस के पास डिफाइनाइट वॉल्यूम भी नहीं है और उसके पास डिफाइनाइट शेप भी नहीं है। और फ्लो तो वो भी करेगा, उसके पास भी फ्लो की प्रॉपर्टी तो है ही। गैस को अगर आप यहां से लीक करवाओगे, मतलब कि किसी कंटेनर में से गैस लीक होगा तो लीक होने के बाद वो पूरे भी एरिया में, आसपास के पूरे एरिया में वो फैल जाएगा क्योंकि उसके पास फ्लो की तो प्रॉपर्टी है ही ना। तो लिखेंगे फ्लो इजीली। इसके भी मुकाबले जो गैस होता है, लिक्विड के मुकाबले जो गैस होता है उसके पास फ्लो की प्रॉपर्टी वेरी स्ट्रांग होती है, वो बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। और दूसरा एक जो नेचर है गैस का कि वो कंप्रेसिबल होता है, वो कंप्रेसिबल होता है। मतलब कि जो गैस होता है उसको आप प्रेशर देके उसका जो वॉल्यूम है उसको आप कम कर सकते हो। तो गैस के पास ये सभी प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिबल होता है। देखो एक बात मैं बोल दूं, जो कंप्रेसिबल होने की जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है? सिर्फ गैस के पास है, ना तो ये लिक्विड के पास है ना तो ये सॉलिड के पास है। सॉलिड उसके पास कंप्रेसिबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो कभी भी कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड वो भी कंप्रेस नहीं होता। हालांकि लिक्विड के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि जब बहुत सारा प्रेशर लिक्विड पे लगाया जाता है तो वो कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ परसेंटेज में कंप्रेस होता है। लिक्विड कंप्रेस होता है लेकिन बहुत ही कम कंप्रेस होता है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा दिया फिर भी बहुत कम कंप्रेस हुआ, तो बहुत ही कम हुआ ना, उसको हम इग्नोर कर डालेंगे। उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर डालेंगे। इसलिए लिक्विड के बारे में भी हम क्या बोलेंगे कि वो भी कंप्रेस नहीं होता। हालांकि होता है, बहुत सारा प्रेशर हमने लगाया तो वो कंप्रेस होगा लेकिन बहुत कम होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, बहुत कम कंप्रेस हुआ तो हम क्या मानेंगे कि जो भी कंप्रेस हुआ लेकिन वो इग्नोरेबल है। बहुत सारा प्रेशर और इतना सा कंप्रेस, मतलब कि इसको भी हम बोलेंगे कि ये भी कंप्रेसिबल नहीं है। ये तो है ही नहीं, ये हो सकता है लेकिन हमने मान लिया है कि नहीं होगा। और ये गैस है, गैस तो कंप्रेसिबल होगा क्योंकि उसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दूसरी एक बात बोलूं कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना वो कभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। उसके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वेरी वेरी लो होता है, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत ही एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। और ऐसी मैटर को जब हम कंप्रेस करते हैं, ऐसे गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो जो भी पार्टिकल बहुत दूर दूर थे वो क्लोज आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जैसे जैसे वो क्लोज आएंगे तो तुम्हारा जो भी गैस होगा वो कंप्रेस होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। समझ में आया ना? तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही दूर दूर है। पार्टिकल दूर है, उसको हमने कंप्रेस किया, उसको हमने प्रेशर दिया तो वो कंप्रेस होगा, वो नजदीक आएंगे जिससे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम कम होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो दूर नहीं है, अभी भी वो क्लोज है। इसको हम प्रेशर देके कंप्रेस करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो पार्टिकल नजदीक तो आएंगे, पर कितने नजदीक आएंगे? थोड़े थोड़े नजदीक है क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोज है, ऑलरेडी वो क्लोज है। और ज्यादा कितने क्लोज आएंगे? थोड़े थोड़े आएंगे। तो प्रेशर देने पर इसका वॉल्यूम कम तो होगा
लेकिन वो इग्नोरेबल होगा, नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम इग्नोर करेंगे और बोलेंगे कि प्रेशर डालने के बाद भी जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम नहीं घटता, वो कंप्रेस नहीं होता। ओके, ये तो होने वाला ही नहीं है। ओके, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक बार इसको नोट कर लो और उसके बाद हम एक नया टॉपिक देखते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस पे टेम्परेचर और प्रेशर, उसका क्या असर होता है। चलो, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, मान लो कि मेरे पास ये कोई सॉलिड है। हम सब जानते हैं कि सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर दें, सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें, सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका भी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ये तो आप सभी जानते हो ना। तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पे वो लिक्विड बनता है और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने पे वो गैस बनता है। उसी प्रकार से अगर किसी गैस में से जो टेम्परेचर है वो हम कम करने लगे, मतलब ये मान लो कि ये जो गैस है उसका टेम्परेचर हम कम करने लगे, मतलब कि उसको कूल करने लगे, ठंडा करने लगे। ठंडा करने का मतलब क्या, जो टेम्परेचर दिया था वो कम करने लगो, टेम्परेचर को कम करने लगो, माइनस करने लगो। तो क्या होगा, जो गैस है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो लिक्विड है उसको भी अगर हम कूल करेंगे, उसका भी टेम्परेचर हम कम करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास आइस है, अगर मैं आइस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, आइस का टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, उसको मैंने हीट दी, उसको मैंने गर्मी दी, तो आइस को हीट देने पे वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और जो वाटर है उसको अगर मैंने हीट दी तो वाटर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। और अगर हम उल्टा सोचे कि जो भी वेपर बनी है उस वेपर को हम कूल करें तो वो वाटर बन जाएगी, और जो वाटर है उसको अगर हम कूल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है फिजिकल क्लासिफिकेशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले इसको लिख डालो और उसके बाद नेक्स्ट में हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।